आईपीएल 2024 की शुरुआत हो रही है और उससे पहले की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व खुद पहले की पूर्व भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे लंबे वक्त से, लेकिन ये कप्तानी भी उन्होंने आज छोड़ दी और ये नई जिम्मेदारी दी गई है ऋतुराज गायकवाड़ को, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी जिम्मेदारी है ऋतुराज गायकवाड़ पर। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के तहत एक टीम है जो पिछले कई दफा से जीत भी दर्ज कर रही थी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से आईपीएल का मैच शुरू होने वाला है और महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। ऋतुराज गायकवाड़ को ये कमान मिली है और कल से आईपीएल 2024 की शुरुआत हो रही है। आईपीएल के तहत बहुत सारी टीमें एक साथ मैच खेलती हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी पहले कप्तान के तौर पर टीम का नेतृत्व करते थे। वो अब इस टीम को छोड़ रहे हैं, इसकी कप्तानी वो नहीं करेंगी, उनकी जगह ली है ऋतुराज गायकवाड़ ने। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया? क्योंकि कल से आईपीएल की शुरुआत हो रही है और चेन्नई सुपर किंग्स ने कई दफा उनके नेतृत्व में मैच को जीता भी है। बिल्कुल, आपने जो पहला सवाल किया कि क्यों रांची पूछ रही है, जिस रांची का दिल धोनी के नाम से धक धक करता है। और देखिए, ये वही हरमू प्लेग्राउंड में जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के ही प्लेयर हैं और तमाम प्लेयर आज यही पूछ रहे हैं कि धोनी माही भाई, आपने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी आखिर क्यों छोड़ दी। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जो है क्रिकेट प्लेयर ही हैं, यहाँ पर जो सत्यम कहते कि धोनी के नाम से रांची का दिल धड़कता है और अचानक खबर आती है कि धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी। रांची का नहीं, पूरे इंडिया का दिल बसता है महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे, और हम लोगों के लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ है कि क्यों छोड़े हैं, ये तो ज़्यादा बेटर महेंद्र सिंह धोनी ही बता सकते हैं। बट हम लोग इस बार यही सोच रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग छठी बार चैंपियन बने महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम क्रिकेट प्लेयर हम बात करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ दी है? हाँ। तो क्या लगता है कि अभी कप्तानी छोड़नी चाहिए थी? ऐसे तो उनका एज तो हो चुका है, तो एज हो चुका है, देखिए कप्तानी छोड़नी चाहिए अभी? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ। इस साल करनी चाहिए थी कप्तानी। बिल्कुल, इस साल करनी चाहिए थी। फिजिकली फिट है, बल्ला लहरा रहे हैं, रांची से काफी जोश के साथ चेन्नई रवाना हुए थे काफी वहां पर। लेकिन सवाल है कि एज ए क्रिकेट प्लेयर खेलेंगे, लेकिन धोनी का जो माइंड है, कहते हैं कि कप्तानी में विकेट के पीछे कंप्यूटर से भी तेज चलता है धोनी का माइंड। तो कप्तानी क्यों छोड़ दी? लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए था, यंगस्टर को मौका देने के लिए। देखिए, ये रांची का ब्रेन है, देखिए धोनी के जूनियर का ब्रेन है। धोनी हमेशा यंगस्टर को मौका देना चाहते हैं और शायद यही वजह की कप्तानी छोड़ी। देखिए, यहाँ पर और भी प्लेयर हैं, बोले कि धोनी ने कप्तानी छोड़ी। कहते हैं कि जब धोनी मैदान पर होते हैं तो आधे जो विपक्षी खिलाड़ी होते हैं उनके दिमाग में ही चलता है कि धोनी क्या सोच रहे हैं। वो सोचने वाला कप्तान अचानक कप्तानी छोड़ देता है, क्यों? छोड़ना नहीं चाहिए था, एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हाँ। पांच बार चेन्नई को उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई है। क्या आप लोग क्या कहना है, माही को कप्तानी छोड़नी चाहिए भाई? नहीं, माही को कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, अभी नहीं। कितने साल और कप्तानी करनी चाहिए थी? अभी इस लास्ट साल अगर चेन्नई अगर आईपीएल खेल रहे थे तो माही भैया के एक साल, इस साल भर मतलब कप्तानी करनी चाहिए था, पर इसे छोड़े हैं तो कुछ तो वजह होगा। देखिए, माही ने अगर कुछ किया है तो कुछ तो वजह होगी, वरना माही बिना वजह के कुछ करते नहीं। बोले कि प्लेयर है, देखिए छोटा सा प्लेयर है, बोले क्रिकेट खेलते हो तुम? क्या करते हो? बैटिंग। माही क्या करते हैं? हाँ, विकेट कीपर बैट्समैन है। क्या बात है। तो माही ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ दी है, कल से आईपीएल शुरू हो रहा है, मालूम है? हाँ। तो माही ने कप्तानी छोड़ दी है, तुमको कैसा लग रहा है? बेकार है? नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं छोड़ना चाहिए। क्या यानी माही को अभी कप्तानी कितने साल और करनी चाहिए? जब तक वो खेल सके। देखिए, अलग अलग भावनाएं हैं, ये कहना जब तक खेल सके। माही जो है अगर मैदान पर मौजूद है तो कप्तान के रूप में डिजर्व करते हैं। और यहाँ जो प्लेयर हैं, जो रांची का दिल है, रांची का दिमाग है, वो कहता है कि माही जब तक मैदान पर। वाकई संजय, वहां पर मौजूद हर खिलाड़ी से आपने बात की और सभी ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। हालांकि कुछ खास कारणों की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
राजधानी रांची से बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। न्यायिक हिरासत को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी कराई गई थी और इसी दौरान यह निर्णय लिया गया है कि उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए और ये तिथि जो है वो और आगे बढ़ाकर 4 अप्रैल तक की कर दी गई है। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। 4 अप्रैल तक इसे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज कोर्ट में पेशी हुई, सुनवाई हुई। भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, यानी दोनों ही आरोपियों को इस वक्त न्यायिक हिरासत में और भी दिन रहना होगा। 4 अप्रैल तक इस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में आज झारखंड के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। अभी फिलहाल इंडिया अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फोकस किया जा रहा है। आरजेडी की ओर से पलामू और चतरा सीट पर दावेदारी से मामला उलझता ही जा रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को पलामू और चतरा पर फैसले के लिए अधिकृत कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि होली के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जानी संभव है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम आज दिल्ली से रांची लौट रहे हैं, जिसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। खाका तैयार है। कुछ जगहों पे गठबंधन के घटक दलों से बातचीत होनी है। जैसे हम पलामू और चतरा की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से बात होनी है। वहाँ जब बात हो जाएगी तो बिल्कुल पूरी तरह से खाका तैयार हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। और जब सीट शेयरिंग होगी तो तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरने का काम करेंगे। सारा कुछ ऑल इज वेल हो गया है। बस कुछ दिनों के अंदर तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा लोकसभा सीट को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि चतरा सीट भोक्ता बहुल क्षेत्र है। वहीं पलामू में करीब 4.5 लाख भुइयां वोटर हैं। ऐसे में भुइयां भोक्ता की अधिक आबादी को देखते हुए ही चतरा में भोक्ता प्रत्याशी, जबकि पलामू में भुइयां समाज के प्रत्याशी का चयन किया गया है। आपको बता दें कि चतरा से सत्यानंद भोक्ता, जबकि पलामू से ममता भुइयां की दावेदारी है। लोकसभा भोक्ता बहुल लोकसभा है। लातेहार और चतरा और बाकी 5 विधानसभा ने, 5 विधानसभा में भोक्ता संख्या अधिक है। अब पलामू में 4.5 लाख लगभग भुइयां समाज के लोग हैं। भुइयां भोक्ता के बहुलता को देखते हुए वहाँ भुइयां कैंडिडेट होगा, यहाँ भोक्ता कैंडिडेट होगा, यहाँ पुरुष कैंडिडेट होगा, वहाँ महिला कैंडिडेट होगा। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीख पास आते ही सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी में चुनाव मैनेजमेंट को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित मंडल ने कहा कि चुनाव प्रबंधन की बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पैनी निगाह के साथ ये लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोगों को जीतना है। उसके नियमित बैठक है। कल भी बैठक थी, आज भी हम लोगों की अनौपचारिक बैठक और कल भी बैठक रहेगी। तो मुझे लगता है कि चुनाव के आते आते तक बैठक का दौर समाप्त होने के बाद जब लोग क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उन बैठकों का परिणाम आपको क्षेत्र के अंदर और लोकसभा प्रचार में दिखेगा। निश्चित तौर पर प्लानिंग ठीक रहेगा तो एग्जीक्यूशन भी ठीक रहेगा और ये प्लानिंग फेज में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। वहीं 23 मार्च को रांची लौटेंगी सीता सोरेन। 1 बजे राजधानी रांची लौट आएंगी सीता सोरेन। रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह बहुत बड़ा फैसला है। राज्य सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी है। सीता सोरेन की हम बात कर रहे हैं, जो कल तक जेएमएम में थी और अचानक ही उन्होंने जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और अब सीधे वो राजधानी रांची लौट रही है। ये सब कुछ दिल्ली में हुआ, लेकिन अब वो दिल्ली से राजधानी रांची का रुख करेंगी और वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि सीता सोरेन को जेड कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये फैसला है और वाई श्रेणी सुरक्षा के तहत वो वहां पहुंचेंगी और उसके बाद
आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं राजधानी रांची से बड़ी खबर, कारोबारी मोहित शाहदेव के आवास पर छापेमारी हुई है। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। घर से करीब 15 लाख रुपए कैश जब्त होने की सूचना मिली। ईडी ने अब तक 8 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कई अहम दस्तावेज भी मिले। अवैध हथियार मिलने की भी सूचना है। व्हाट्सएप चैट से बहुत सारी अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम छापेमारी लगातार कर रही है। करीब 15 लाख रुपए कैश जब्त होने की सूचना है। और राजधानी रांची में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की दबिश दिख रही है और इस बार पुलिस अधिकारी ईडी की रडार पर है। तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की और आवास पर कागजातों को खंगाला भी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मीरा सिंह सत्ताधारी दल के एक नेता की काफी करीबी बताई जाती है। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर, ईडी अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कपिल राज और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हेमंत सोरेन ने ये पूरा मामला दर्ज करवाया था। गोंदा पुलिस की नोटिस पर रोक लगाई गई और अगले आदेश तक पूछताछ पर रोक लगाई गई है। 3 सप्ताह बाद इस पूरे मामले की सुनवाई भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कपिल राज और अन्य की याचिका पर सुनवाई होनी है। 3 सप्ताह बाद का वक्त रखा गया है, जब इस पूरे मामले को लेकर जो हेमंत सोरेन ने दर्ज करवाया था उस पर सुनवाई की जाएगी। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र के हीनू चौक के पास बिल्डर नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक हानि की वजह से नीरज इन दिनों परेशान थे। पुलिस इस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी ये भी मिली है कि नीरज का कई लोगों से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर कोतवाली थाने में मामले भी दर्ज कराए गए थे। घर के वालों के द्वारा बताया गया है कि कमरा जो है अंदर से वो बंद करके जो है ये घटना को अंजाम दिए हैं। प्राथमिक जानकारियों के अनुसार जो है अभी जो प्राथमिक रूप से उभर कर आया है कि ये इनके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई है और शायद ये मानसिक रूप से किसी तरह का वो परेशानी में थे, जिसके वजह से वो अपना ये गोली मारने का कार्य किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी तकनीकी पहलू पे क्या दिक्कतें हैं या क्या प्रॉब्लम है, इन सभी बातों पे हम लोग जो गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा था, कल्पना से परे है कि इतना इमोशनल और इतना डेस्परेट चार्ज क्यों हुआ। पुलिस के एसपी साहब वगैरह लोग ऊपर जो है वो फॉरेंसिक अपना टेस्ट वगैरह जो होता है कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना कर। और अगली खबर बंगाल में झालदा से, जहां कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की हत्या मामले की जांच में सीबीआई की टीम बोकारो पहुंची है। सीबीआई टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम भी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। जांच टीम ने करीब 4 घंटे तक गरगा डैम में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हत्या में इस्तेमाल हथियार की खोज की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि साल 2022 में पुरुलिया के झालदा में तपन कांदू ने अपने भतीजे और टीएमसी के प्रत्याशी को हराया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने सितंबर 2022 में मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसके बाद से ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है। खबर गुमला से, जहां जेल में जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। प्रशासन की टीम ने करीब 2.5 घंटे तक जेल में छापेमारी की और इस दौरान जेल के सभी वार्ड, सेल, रसोई घर समेत सभी बैरक की तलाशी ली गई है। वहीं बाहरी परिसर में भी तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान का नेतृत्व गुमला एसडीओ राजीव नीरज ने किया। छापेमारी में किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान नहीं बरामद हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर, धनबाद पुलिस ने प्रतिबंधित और अवैध लॉटरी कारोबार पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। सिंदरी डीएसपी के नेतृत्व में जोरा पोखर पुलिस ने जामा डोबा और बड़की टाड़ में अवैध लॉटरी कारोबारी
तनवीर अहमद के गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान 11 बोरों में भरा प्रतिबंधित लॉटरी टिकट बरामद कर लिया गया है। इस लॉटरी की कीमत करीब लाखों रुपए में बताई जा रही है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। छापेमारी के दौरान भनक लगने से मुख्य सरगना तनवीर फरार हो गया। राजधानी रांची में गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर एक बार फिर से जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। जमीन कारोबारी ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अमन साहू गिरोह से जुड़े मयंक सिंह ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल में जुटी है। मांगे जाने के संबंध में आवेदन थाना को प्राप्त हुआ है। उस आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया है। हम लोग 2 एंगल पर जांच करेंगे कि पहला यह इस कॉल का उस गिरोह से संबंध है या नहीं, और कई बार प्रैंक कॉल्स भी होते हैं या छोटे अपराधी भी इस तरीके से कॉल करते हैं। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इसमें अभियुक्त होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। और अब सरायकेला में जारी तेंदुए के खौफ से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। सरायकेला में अब तक आतंक मचा रहे तेंदुए ने अब अपना लोकेशन ही बदल डाला है। पहले गम्हरिया के आरएसबी प्लांट के आसपास तेंदुआ नजर आया था, जिसके बाद अब ऊषा मार्टिन की तरफ तेंदुए के पैर के निशान मिले। वहीं वन विभाग की ओर से 5 से 6 वन कर्मियों की टीम बनाई गई है, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रही है। वन विभाग भी मोशन कैमरे की सहायता से तेंदुए की तलाश में जुटा है। इधर आज 5वें दिन भी तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी हम लोग को निशान मिले हैं लेपर्ड के, वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं है कि लेपर्ड होने की मतलब पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, वो हाइना के भी हो सकते हैं या बड़ी जाति के कुत्ते के भी हो सकते हैं। जागरूकता अभियान में किस तरह? इसके अलावा हम लोग ट्रेस भी कर रहे हैं। ट्रेस के अलावा जो भी ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है उसको के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि रात को अगर ज़रूरत हो तभी निकले, अगर ज़्यादा मेजर काम है तो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग निकलिए, ग्रुप में निकलिए। अगली खबर गिरिडीह से, जहां जिले में लोग जल जमाव की समस्या से काफी परेशान है। गिरिडीह चिम्बुआ मुख्य मार्ग स्थित बुढ़वा आहार तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ग्रिल टूटने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल जमाव से राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी होती है। स्थानीय लोग ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का यह आरोप है कि 2 महीने में ही यहां पर लगा ग्रिल अचानक ही टूट गया। आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है। देखिए पैरवा एकदम पूरा मुरक गया है, एकदम ऐसे फ्रैक्चर हो गया। ऐसा करके रखिएगा, कैसे आदमी आपका इलेक्शन कैसे वोट देगा, कैसे क्या करेगा, आप ही बताइए। आपको चोट ज्यादा नहीं लगा है? पूरा एकदम पूरा पैरवा फ्रैक्चर हो गया। कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे ड्यूटी जा रहे थे। और इसी बीच राजधानी रांची से बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। होटल और रेस्टोरेंट में छापेमारी, एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। होली से पहले प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग ने भी छापेमारी की और 5 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। दरअसल खाद्य पदार्थों की जांच लगातार होली से पहले की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की है और 5 दुकानों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसके तहत खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, हजारीबाग में जेएसएलपीएस संस्था से जुड़ी महिलाएं पेटो दारू के ग्रामीण सेवा केंद्र में हर्बल गुलाल बनाने में जुटी है। इस सेंटर के गुलाल की डिमांड रांची के साथ ही धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, चतरा सहित कई जिलों से होती है और इस बार महिलाओं को अब तक 3 क्विंटल गुलाल बनाने का ऑर्डर मिल गया है, जिसे बनाने के बाद पैकिंग का काम लगातार जारी है। यहाँ गुलाल प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, जिससे त्वचा को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शहर के कर्जन ग्राउंड में 22 मार्च को स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें यहाँ के हर्बल गुलाल की बिक्री भी होगी। हम हर्बल गुलाल बना रहे हैं। इसकी प्रक्रिया है कि जितनी भी सामग्री हमारे आसपास मौजूद होती है, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया या फिर फूल हो गया, इन सब का हम लोग कलर निकाल करके और इसमें खाने वाला जो अरारोट पाउडर होता है उसको मिक्स करके और हम लोग इसको मिला करके गुलाल बनाते हैं।
जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और जो हमारे स्किन पे किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। ये हमारे आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है और हमारे शरीर को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। को 22 मार्च को हम लोग का करजन ग्राउंड में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इलेक्शन फूड फेस्टिवल। उसमें भी हम लोग का दीदी लोग का हर्बल गुलाल का स्टॉल लगने वाला है और मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग आइए, वहाँ पे फेस्टिवल में आइए और हम लोग का दीदी लोगों से हर्बल गुलाल जो है वो आप लोग परचेस कीजिए। खबर पश्चिमी सिंहभूम से, जहां गोइलकेरा में स्वयं सहायता समूह की हुनरमंद महिलाएं होली के लिए फूलों और वनस्पतियों से हर्बल रंग तैयार कर रही है। ये प्राकृतिक रंग गुलाल लोगों को केमिकल से बने रंगों और इसके साइड इफेक्ट से बचाएगा। समूह की दीदियों की ओर से पलाश, गुलाब, गेंदा और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों से कुदरती रंग तैयार किए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।